नमस्कार, जया शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हर बार एक से बढ़ के एक ऐसी दिलचस्प कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन श्री विकास हांडा, जो इस वक्त अमेरिका के शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना शहर में रहते हैं। चलिए बात करते हैं विकास से और पूछते हैं उनके प्रवासी जीवन यात्रा के बारे में। हेलो विकास, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। विकास बहुत ही कम आयु में आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग करके टीसीएस के द्वारा जॉब लेकर अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ साल नौकरी की और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। आज विकास एक बहुत ही स्थापित टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं और उनका बिजनेस दिनों दिन रातों रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। चलिए पूछते हैं विकास से कि ये जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है इन्होंने कैसे तय किया अमेरिका में। तो विकास हमें बताएं सबसे पहले दर्शकों को कि आप हिंदुस्तान में कहां से हैं और बड़े होते हुए बचपन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो। धन्यवाद जया। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनकी पोस्टिंग ज्यादातर यूपी में रही। तो हम लोग बचपन में काफी शहरों में घूमते थे बिकॉज उनकी ट्रांसफर होती थी उनकी कुछ सालों के बाद। तो मेरा बचपन काफी शहरों में गुजरा है। उत्तर प्रदेश के मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, उसके बाद हम लोग सहारनपुर गए, रामपुर गए और कुछ सालों के बाद हमने अलीगढ़ शहर में रहने का फैसला किया। उस टाइम तक हम लोग हाई स्कूल में आ गए थे। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि अलीगढ़ एक अच्छा शहर है जहाँ पे हमको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है और वो मूव करते रहे। बट हम लोग सेटल कर गए अलीगढ़ में। तो मेरा काफी बचपन है, जैसे मैंने हाई स्कूलिंग अलीगढ़ से करी, तो मेरा काफी बचपन यूपी में गुजरा। मेरे फादर, मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनकी ट्रांसफर जॉब थी और मेरी मदर एक हाई स्कूल टीचर थी। तो हमारे घर पे एजुकेशन पे, शिक्षा पे बहुत बहुत जोर था, बहुत महत्व था। तो मुझे अगर बचपन में याद आता है तो हम हर एक आम बच्चों की तरह गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे अपने 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 ग्रैंड पेरेंट्स के पास और बहुत सारी किताबें लेके जाया करते थे। मुझे याद है हम लाइब्रेरी से किताबें इशू करवाते थे स्कूल की और पूरी गर्मियों में हम उन किताबों को पढ़ते थे। तो मेरा बचपन बहुत किताबों के बीच गुजरा। मुझे खेलों का भी बहुत शौक था मोस्ट बच्चों की तरह। तो हम लोग इंडियन टीम की कमेंट्री सुना करते थे रेडियो पे। वो एक बहुत बड़ा यादगार है मेरी। और उसके अलावा पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना छुट्टियों में, घर के बाहर खेलना, ये मेरी कुछ प्यारी यादें हैं बचपन की। तो आप बचपन में आपने कभी सोचा कि आप आगे जाके बिजनेसमैन बनेंगे या हमेशा सर्विस सोचते थे? कभी नहीं। मैंने बिजनेस का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी सर्विस इंडस्ट्री में थे। और ये कभी भी नहीं मुझे ख्याल आया कि मुझे आगे चल के मैं बिजनेस करूंगा। तो जिस तरह मेरे जीवन में घटनाएं घटी, काफी 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 सरप्राइज था मैं कि मैं यहाँ पहुंचा। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपने जीवन के शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ से की, किस तरह की पढ़ाई की और अमेरिका कैसे पहुंचे? तो जैसे मैंने पहले बताया, मैंने हाई स्कूलिंग मैंने अलीगढ़ से की। मैं पढ़ने लिखने में एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट था, तो क्योंकि पढ़ाई पे काफ़ी जोर था तो क्लास में टिपिकली फर्स्ट 5 में आता था। तो मुझे शुरू से ही 9th से ही कुछ लगा जैसे कि इंजीनियरिंग की तरफ मेरा कुछ रुझाव है। और तो थोड़ा मैंने कुछ पढ़ा तो देखा मैंने कि जो IITs हैं इंडिया की, ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैंने 9th से ही मैंने इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव हो गया और मैंने तैयारी शुरू करी इंजीनियरिंग की। भगवान का साथ रहा, कुछ मेहनत करी तो 12th के बाद मेरा IIT एग्जाम मैंने पास कर लिया, तो मैंने इंजीनियरिंग में हो गया। तो मैंने 12th अलीगढ़ से करने के बाद मैं बनारस चला गया। फिर IIT BHU में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई के दौरान ही इंजीनियरिंग के एंड में हम लोग की कैंपस जॉब लगती थी, तो मेरी कैंपस जॉब TCS टाटास में लग गई। उन्होंने मेरे को एक सॉफ्टवेयर जॉब के लिए चुना और मैंने उनको इंटरव्यू में बोला कि मुझे कुछ खास सॉफ्टवेयर आता नहीं है, तो आप मुझे चुन रहे हैं तो आप जरा सोच लें कि आप किसको चुन रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमें पता है आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता,
जो मोस्ट बच्चों को नहीं आता था उस टाइम पे कॉलेज में, बट आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हमने आपका टेस्ट किया है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया है आपका, वो आपका पहुंचा, तो हम आपको ट्रेन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो इस तरह से मैंने टीसीएस की नौकरी शुरू करी और दिल्ली आ गया। तब तक हम काफी कंफर्टेबल हो गए थे कि अब जॉब क्या है। तो वही ट्रेनिंग हमारी काफी अच्छी थी टीसीएस की। तो मैंने टीसीएस के साथ काम किया करीब 10-11 महीने, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक प्रोजेक्ट है अमेरिका का, और उन्होंने उसके लिए आपका नाम गया, और क्लाइंट ने आपको चुना है, और आप क्लाइंट साइड पे जाइए और वहां पे जाके सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का रोल करें, और आपकी डेपुटेशन हमने कर दिया यूएस के लिए। ये बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कभी बाहर जाऊंगा कंट्री से। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा बचपन गुजरा। तो खैर बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं 10-11 महीने टीसीएस में इंडिया में काम करने के बाद यूएस आ गया। तो यूएस में किस शहर में आए? यूएस में मैं मेरा कस्टमर था न्यू जर्सी में उस टाइम पे। तो एक छोटा सा शहर था फ्री होल्ड के नाम से, तो वहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो हमारा कस्टमर था। तो मैंने फिर उस कस्टमर के लिए टीसीएस की तरफ से वहां पे काम करना शुरू किया। इस समय आप शादीशुदा थे? नहीं, इस समय मैं 21 साल का एक बिल्कुल यंग नौजवान, पहली बार अपने देश से बाहर निकल के मन में काफी एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, शंकाएं लेके पहुंचा यूएस। लेकिन यूएस का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। जो मेरा कस्टमर था, जो मेरे क्लाइंट में लोग थे, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया। उन्होंने मेरे को बहुत ही उन्होंने मेरे काम को काफी सराहा, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, और बहुत जल्दी विद इन 1-2 महीने के अंदर ही मैं सेटल हो गया यूएस में। आप कितने साल सर्विस किए? कितने साल आप जॉब में रहे? मैंने टीसीएस के लिए मैंने 3 साल जॉब करी। उसमें 1.5 साल मैं यूएस में रहा, फिर मैं वापस चला गया। वापस टीसीएस ने मुझे वापस बुला लिया जब काम खत्म हो गया। फिर 93 में मैंने वापस कैलिफोर्निया में एक अमेरिकन कंपनी ज्वाइन करी, और फिर मैं 93 में से मैं फिर वापस परमानेंटली यूएस शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो जो आपने कैलिफोर्निया में जो कंपनी ज्वाइन करी वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी? वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर ग्रोसरी चेन है सेफवे के नाम से। उन्होंने मुझे हायर किया अपने सिस्टम्स के लिए। तो मैंने सेफवे के लिए 6-8 महीने काम किया। अच्छा। जब मैं उनके लिए काम कर रहा था तो कुछ बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आए, और हमारी पूरी प्रोजेक्ट टीम का काम खत्म हो गया। तो उसी टाइम मेरे को नॉर्थ कैरोलिना से, जो उस टाइम पे टेक्सटाइल हब के रूप में डेवलप हो रहा था काफी, वहां से एक जॉब ऑफर आया। उन्होंने कहा कि आपका हमने रिज्यूमे देखा है, तो आप नॉर्थ कैरोलिना आ जाएं और हम आपको एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन मैनेजर की पोस्ट देंगे। तो 94 में मैं कैलिफोर्निया से नॉर्थ कैरोलिना मूव कर गया। एक बहुत ही छोटी जगह पे नॉर्थ कैरोलिना में, एक छोटे से गांव में, जहाँ पे खाली टेक्सटाइल कंपनी थी एक। अच्छा। तो सारे लोग शहर के उस टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। खाली 5,000 लोगों का शहर था खाली। तो मैं कैलिफोर्निया, शहर का नाम था एल्किन। अच्छा। तो मैं कैलिफोर्निया का बे एरिया छोड़ के, सिलिकॉन वैली छोड़ के, एक छोटे से शहर नॉर्थ कैरोलिना में 94 में मूव हो गया। उस टाइम भी मैं अकेला था। तो मैंने कहा चलो कुछ नया है, कुछ नया शहर है, नया स्टेट है, ट्राई करते हैं। तो 94 से मैं नॉर्थ कैरोलिना में हो गया। तो आप में नई चीजों को ट्राई करने की अभिलाषा शुरू से थी? बिल्कुल। मुझे घूमने का काफी शौक था। तो और मैं उस टाइम अकेला भी था, बैचलर था। तो मैंने कहा चलिए एक नया स्टेट है, चलते हैं। तो मैं नॉर्थ कैरोलिना में एक बहुत ही छोटी जगह के ऊपर, काफी कल्चरल शौक था मेरे लिए, बिकॉज छोटी जगह में जाके आप बोर नहीं हुए? छोटी जगह का अनुभव मेरा बहुत ही सुखद रहा। बिकॉज छोटी जगह में क्या था कि हर आदमी को जानता था। तो वहां के नॉर्थ कैरोलिना के लोग जो थे वो बहुत ही प्यार वाले थे। तो उन्होंने मेरे को, मैं मेरे ख्याल से शहर का अकेला इंडियन था पूरे शहर में। तो उनके सारे जो लोकल मेयर थे, चीफ जस्टिस थे, जो लोकल ऑफिसर्स थे पूरे शहर के, उन्होंने मेरा बहुत ही स्वागत किया। कंपनी के ऑफिसर्स ने भी मेरे को बहुत ही प्यार से रखा। बल्कि अपनी जिंदगी के मुझे लगता है सबसे अच्छे साल जो हैं वो एल्किन के गांव में गुजारे हैं नॉर्थ कैरोलिना में आने के बाद। तो वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू हुई? तो जब मैं काम कर रहा था इस टेक्सटाइल कंपनी में 96 में, तो वहां पे एक सीआईओ ने मुझे कहा कि तो तुम्हारे काम करने का तरीका इतना अच्छा है और तुम इतना अच्छा काम करते हो, क्यों ना तुम और मैं मिलके एक कंपनी खोलते हैं। तो मेरे को जो मेरा पहले पार्टनर मिले वो भी उस छोटी सी कंपनी के एक एक्स सीआईओ थे, एक अमेरिकन थे। उनके साथ मिलके मैंने एक कंपनी शुरू करी। उस टाइम पे नॉर्थ कैरोलिना में टेक्सटाइल कंपनीज की बहुत भरमार थी। आपको अगर पता हो तो उस टाइम पे टेक्सटाइल में
टोबैको में, मैन्युफैक्चरिंग में, नॉर्थ कैरोलिना पूरे अमेरिका का एक तरह का हब था। तो हमने कुछ काम शुरू किया और हमारा काम ये था कि जो हम काम इस कंपनी के लिए कर रहे हैं वही काम हम बाकी कंपनीज के लिए भी करेंगे नॉर्थ कैरोलिना की। तो उस तरह से 96 में पहली बार मैंने अपनी नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योरल दुनिया में कदम रखा। तो इसके लिए आपको वो सैलरी देते थे या आप इसमें इक्विटी शेयर होल्डर थे? तो इसमें मैं कंपनी का पार्टनर था। मैं और मेरे पार्टनर कंपनी के थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो भी इसी कंपनी ने हमें दे दिया। वो हमसे इतने खुश थे मेरे काम से कि उन्होंने कहा कि आपने कंपनी खोली अपनी और हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से आपको। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस टेक्सटाइल कंपनी ने, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो इसी कंपनी में था। तो आपको अपने जेब से कोई पैसे लगाने नहीं पड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल लगाने नहीं पड़े। और अच्छा ये भी हुआ उस टाइम पे ये हुआ कि Y2K आपको पता है आने वाला था। जी। और सब लोग बड़े बड़े परेशान थे कि इस सिस्टम कैसे तैयार करेंगे। तो हमने कुछ टूल्स तैयार करे Y2K के लिए जो बहुत ही पॉपुलर हुए। हमने IBM के साथ मिलकर उन टूल्स को इम्प्लीमेंट भी किया और बहुत कंपनीज को वो टूल्स दिए। तो उससे मेरे को काफी सीड बनी मिला जिससे हमने कंपनी को स्थापित किया। अच्छा, तो वो कंपनी आज भी आपके पास है या आप उसको बेच के या उसको साथ में रख के कुछ और भी वो शुरू कंपनी 96 में शुरू की थी हमने, और वो कंपनी हमने काफी ग्रो करी। तो 2000 और उस कंपनी को मैंने 2011-12 में उस कंपनी को हमने बेच दिया है। उसकी भी एक कहानी है। खैर, लेकिन इस जर्नी में सॉफ्ट जर्नी में आपको पता है कि हमारी फील्ड में हर साल टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। हमने Y2K देखा जो अच्छे टाइम थे। उसके बाद .com बस्ट आया जिसको हमने सरवाइव किया। 2008 का अप एंड डाउन आया, उसको सर्वाइव किया। तो हमने काफी अप एंड डाउन सर्वाइव किए। बट इंसिडेंटली हमारी कंपनी तब तक काफी बड़ी हो चुकी थी। हमने ऑफिस खोल लिए थे पूरी कंट्री में। हमारे ऑफिस खुल गए थे कुछ साउथ अफ्रीका में, यूरोप में काफी जगह पे, इंडिया में कुछ सेंटर खुले थे काफी बड़े हमने। तो कुछ हमारा खासकर ऑरेकल की फील्ड में काफी नाम हो गया था हमारा। अच्छा। तो लोगों ने हमें देखना शुरू किया हमें इन टर्म्स ऑफ की हमें खरीदने के हिसाब से। तो 2011-12 में एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की टेक सिस्टम्स के नाम से, उन्होंने हमें खरीद लिया। तो 2012 में हमने जो मेरी कंपनी थी हम सब को, इस कंपनी को हमने बेच दिया इस कंपनी को। अच्छा, तो ये सक्सेसफुल एग्जिट आपका उस कंपनी से हुआ और उसके बाद आपने दूसरा बिजनेस कब शुरू किया और कैसे? तो उसके बाद मैंने एक साल काम किया इस कंपनी में जिसको बेचा था हमने, ताकि इंश्योर करने के लिए कि हमारे सारे कस्टमर, सारे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो रहें, कोई डिस्टर्ब ना हो। तो मेरा वो काम हो गया वहां पे। तो फिर हमने उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। उस सब पार्टनर जो उस पहले कंपनी में थे उन्होंने मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी खोली जो अभी भी चल रही है। उसमें मैं अब डायरेक्टली काम नहीं करता बिकॉज मैं उसमें साइलेंट इन्वेस्टर हूँ। बट हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है सिलिकॉन वैली में जो फोकस करती है क्लाउड में कुछ सॉल्यूशंस पे, और वो अभी चल रही है। वो कंपनी एक्सटर्नली फंडेड है। तो वो एक हमने किया। उसके बाद मैंने उस कंपनी का ऑफिस कहाँ है? उस कंपनी का ऑफिस कैलिफोर्निया में है जी। और अभी वो कंपनी अभी भी फंक्शनिंग है, ग्रो करने की कोशिश कर रही है, एक्सटर्नली VC फंडेड है। अच्छा, कितनी बड़ी कंपनी है और इसमें किस तरह के लोग एम्प्लॉयड हैं? उस कंपनी में अभी मेरे ख्याल से 100-150 लोग हैं अभी। वो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसका ऑफिस कैलिफोर्निया में है काफी जगह पे। उसके ऑफिस इंडिया में, हैदराबाद में भी हैं। और वो कंपनी काफी तो अच्छा। आपने काफी इंडियंस एम्प्लॉय किए हुए हैं उस कंपनी में? जी, हमारी कंपनी में काफी इंजीनियर्स जो हैं, काफी बड़ा R&D ऑफिस इंडिया में है और ज्यादातर उसमें इंडियंस ही हैं। और हमारे यूएस में भी, अमेरिका में भी काफी कुछ मैनेजमेंट के लोग मिक्स्ड हैं, आधे अमेरिकन आधे इंडियन। तो इंडियंस काफी हैं ऑल अराउंड। हाँ, तो ये तो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई। और अभी जो आपका ये जो बिजनेस आप जो अभी इस वक्त जो आप चला रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है, जहां आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इसके बारे में बताएं, इसमें कैसे गए? इसकी भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब हमने कंपनी बेची अपनी, कंपनी बेची हमने और मैंने उस टाइम पे, तो उसके बाद हमने नई कंपनी शुरू की जो इसके मैंने बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने एक सोशल मीडिया कंपनी शुरू करी है बीच में। एक मेरा मन था कुछ करने का सोशल मीडिया साइट के ऊपर भी। वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई उतनी, तो मैंने बट कुछ प्रयास किए। तो उस दौरान मैं काइंड ऑफ सेमी रिटायर्ड था। कुछ कंपनीज के लिए स्ट्रेटजी कंसल्टिंग कर रहा था, कुछ काम कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं काफी यंग से, तो उनका मुझे फोन आया कि
कंसल्टिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत ग्रोथ है, वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कंपनीज के पास ज्यादातर सिस्टम्स नहीं है कंप्यूटर के, तो इनमें काफी एक अपॉर्चुनिटी है इनको हेल्प करने की। तो मेरे पास एक्सपीरियंस था काफी कंपनीज को बड़ा करने का, चलाने का। उनके पास एक्सपीरियंस था कंस्ट्रक्शन का। तो खैर 4 साल पहले हमने फिर ये नई कंपनी शुरू करी है मेरी। इसमें हमारा लक्ष्य यही है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कुछ बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए। अच्छा। उनको मेन दिक्कत आती है अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं, या दे गो आउट ऑफ बजट। तो हमने कुछ सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हम, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से कंपनी 4 साल पहले शुरू हुई है, और काफी उसको ग्रो कर रहे हैं अब हम। तो इस बिजनेस को चलाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस स्टेज ऑफ लाइफ पे? फॉर दैट मैटर, जब आपने पहले भी बिजनेस शुरू किया था एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह, तो तब आपको क्या चैलेंजेस आए थे? और आपको क्या लगता है कि अगर आज कोई नौजवान अगर हिंदुस्तान से अमेरिका आना चाहे, आपकी तरह ही कोई नौकरी लेके, और बाद में अगर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, तो उसको इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, या समस्याएं अब कुछ अलग तरह की हो गई हैं? आई थिंक बिजनेस में कुछ चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक है आपका नेटवर्क। आप, तो मैं सबको बोलता हूँ ये कि आप रिलेशनशिप जो आप बनाते हैं लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कस्टमर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से मेरा फोकस रहा है कि कस्टमर फ्रेंडली, एम्प्लॉय फ्रेंडली, कि जो आपके लोग हैं नेटवर्क में, उनको आप अच्छा ट्रीट करें, क्योंकि वही लोग आगे चल के आपके एसेट बनेंगे, आपके पार्टनर्स बनेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी कहें इसको, आप इसको कहें आप कि अपने नेटवर्क को स्ट्रांग रखें, अपने नेटवर्क के साथ फेयर रहें, लोगों की मदद करें, ये लोग आपकी जाके मदद करेंगे। एक पहला मंत्र मेरा ये है। दूसरा मेरा मंत्र है हार्ड वर्क का। मेरा ये पर्सनल मानना है कि 90% लोग इस दुनिया में जीनियस नहीं होते। 10% लोग होते हैं जो बहुत जीनियस किस्म के होते हैं, बाकी 90% लोग वो होते हैं जो अगर मेहनत करें और फोकस रखें तो किसी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उस 90% में आता हूँ जहाँ पे मैं अगर शिद्दत से और मेहनत से बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे आप, सफलता जरूर मिलेगी आपको ये लोग। और तीसरा वो है कि ये कंट्री जो है अमेरिका है, फॉर द मैटर इंडिया भी आजकल सपोर्ट करती है उन लोगों को जो बहुत ही फोकस्ड हैं। तो और आई थिंक विद राइट लोगों के साथ, राइट हार्डवर्क के साथ और फोकस के साथ, आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आके भी काफी अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आजकल अमेरिका में सुनने में आ रहा है बहुत रेसिज्म भी हो रहा है और कईयों को मुश्किलें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी पे आप अमेरिका में जाइए तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं? नहीं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आते हैं, बट प्रॉब्लम्स तो सब जगह हैं। अगर आप बात करें इंडिया की, वहाँ पे भी इश्यूज हैं जो ऑफिस में लोगों को आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं। इश्यूज थोड़े बहुत है, बट मुझे लगता है स्टिल अमेरिका इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कुछ चीज है जो यूनिक है, आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, आप कस्टमर फोकस्ड हैं, तो वो चैलेंजेस कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। क्या चैलेंजेस हैं उसका जवाब जरूर है, लेकिन वो चैलेंजेस से मैं कभी नहीं रुका। जबकि मैं तो नॉर्थ कैरोलिना में था, जिसको लोग डीप साउथ बोलते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि शुरू से ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की काफी बातें निकल के आती है। लेकिन मैंने जिंदगी का बेस्ट समय जो गुजारा है अपना, वो नॉर्थ कैरोलिना में गुजारा है, और मैं अभी वहीं पे बेस्ड हूँ। तो इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं कि रेशियल इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसे इश्यूज नहीं है कि आप अपने बिजनेस ग्रो ना कर पाए। आई सी। तो ये बताइए, आप वहां H1B वीजा लेके गए होंगे, फिर उसके बाद आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की, तो आपने अपना वीजा कैसे हैंडल किया? आपको ग्रीन कार्ड मिल गया था उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बने, या कैसे हुआ? जी तो लकीली उस टाइम पे लेट 90s में ग्रीन कार्ड मिलने की जो प्रोसेस थी वो थोड़ी आसान थी। तो मैं भी H1B पे ही गया। उसके बाद मैंने मेरी कंपनी ने ग्रीन कार्ड फाइल किया। लकीली मेरा ग्रीन कार्ड 1 साल में आ गया था उस टाइम पे। अब तो खैर मुश्किल से 7 लोग ग्रीन कार्ड आता है अभी। तो मेरी जर्नी वैसी टिपिकल जर्नी थी। H1B से मैं ग्रीन कार्ड पे गया। ग्रीन कार्ड की मैं 4-5 साल रहने के बाद मैंने यूएस पासपोर्ट ले लिया, सिटीजनशिप ले ली यूएस की। तो वो टिपिकल जर्नी थी, और वो जर्नी अभी भी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ग्रीन कार्ड आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है आज के जमाने में, बट जिन लोगों को हम हायर करते हैं, काफी लोग यहाँ पे वो काफी इंडियंस हैं, उनके हम H1s करते हैं। तो वो प्रोसेस अभी भी सेम है।
अभी भी नहीं। एक सोच चेंज ऐसा आया है कि काफी लोग आप बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, आपको पता है यूएस में, हाँ तो बिल्कुल। उनको ओपीटी वीजा मिल जाता है, मिल जाता है। अगर खासकर उन्होंने अगर मैथ साइंस में कुछ किया हो तो 3 साल के ओपीटी वीजा के में बाद उनको H1 में ले जाते हैं। तो प्रोसेस सेम है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, मुश्किलें आ रही हैं उस प्रोसेस में, लेकिन प्रोसेस के लेवल अभी वही है। अच्छा, तो आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस है ये कितनी बड़ी है आज ये की अभी डेट ये हमारी थोड़ी स्टार्टअप कंपनी है, इसमें अभी में? 50 लोग हैं हमारे पास टोटल इस कंपनी में। हम अच्छा। काफी ग्रो कर रहे हैं, हम एवरी ईयर हम डबल कर रहे हैं। तो और यूएस में भी काफी जोर है इसका, बिकॉज आपने सुना होगा कि कुछ नए बिल पास हुए कांग्रेस में, जहाँ पे बहुत सारी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है यूएस में, क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पुराना हो गया है यूएस में भी, हाँ हाँ हाईवेज पुराने हो गए इनके काफी। तो हाँ काफी अपॉर्चुनिटी है इसकी वर्ल्ड वाइड, और हाँ हमारे हाँ। लिए यहाँ पे भी काफी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ रही है। अच्छा, चलिए ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आजकल के नौजवान को दिया कि अभी भी अमेरिका जाना संभव है, अभी भी बिजनेस करना आसान है, और अभी भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग इस डायरेक्शन में सोचना बंद करें। बिल्कुल। तो विकास, अब हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ अमेरिका में कैसा रहा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन के थ्रू आप ठीक। कुछ ऐसे हम दिलचस्प सवाल करेंगे जिससे आपके प्रवासी भारतीय जीवन का हमें थोड़ा पता लगे। जी। तो आप हमें बताएं, भारत की कौन सी ऐसी याद है जो आपके लिए आज भी बहुत स्पेशल है? आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी दादी मेरे बचपन में हम रोज उनका प्रभाव बहुत रहा है हमारे जीवन पे। हाँ तो हाँ। दादी की कहानियां रोज रात को सुनना सोने से पहले मेरे बचपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, और हाँ। वो मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग रहा है। अच्छा, और प्रवासी भारतीय होके आप भारत का कौन सा त्योहार नॉर्थ कैरोलिना में बहुत ही जोरों शोर से मनाते हैं? मुझे पता है आप आप बहुत सारे मनाते हैं, जी। पर जो आपके दिल के बहुत पास है। मुझे होली बहुत पसंद है। हम यूपी में रहे हैं तो वहाँ की होली बहुत स्पेशल होती है। तो अच्छा। होली होली मेरा एक बहुत ही फेवरेट त्योहार है। और हाँ हम अमेरिका में भी होली को पूरे जोर शोर से मनाते हैं। इनफैक्ट हाँ। दो त्योहार हैं, एक एक होली और एक लोहड़ी। मैं पंजाब अच्छा। से हूँ ओरिजिनली, तो हम जी। हर साल 13 जनवरी के आसपास एक बहुत बड़ी लोहड़ी का फेस्टिवल करते हैं। यहाँ पे अपने सब दोस्तों को बुलाते हैं, वो काफी अच्छा। जोर शोर से आग लगा के, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के, डांस करके एंड ऑल दैट, पूरे हाँ पूरे स्पिरिट में लोहड़ी को हाँ। मनाते हैं। तो मेरे दो फेवरेट त्योहार जो हैं वो होली और लोहड़ी है। कोई ऐसी आदत या कोई भी ऐसी प्रथा जो आप जब हिंदुस्तान में थे तब से करते थे और आप आज भी कर रहे हैं अमेरिका में? तो मैंने आपको बताया था पहले कि हमें बहुत शौक था रेडियो पे कमेंट्री सुनने का, क्रिकेट मैचेस की। आप हाँ हाँ। मानेंगे नहीं कि आज भी हम क्रिकेट के लिए उतने ही फैन हैं। सुबह अच्छा। 4 बजे उठ के भी हम इंडिया का मैच देखते हैं, और जब इंडिया का मैच होता है हम सब लोग इकट्ठे होते हैं घर पे और इंडियन जर्सीज पहन के पार्टी करते हैं। तो अच्छा, क्रिकेट से जो हमारा लगाव था, रुझाव था, वो आज भी जीवित है। आपका सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? सबसे फिर हम बचपन में सब लोग हिंदी 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 सिनेमा को देख के बड़े हुए हैं, हाँ और हाँ आज भी मेरी फेवरेट हॉबी है अपनी पुरानी हिंदी मूवीज को देखना, और हाँ। उनके डायलॉग बोलना, उनके गाने गाना, और उस माहौल को एंजॉय करना। अच्छा, विकास, हमें पता है कि आपके जो बच्चे हैं वो बेसबॉल के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नॉर्थ कैरोलिना में, और आप और आपकी पत्नी दोनों बहुत ही समर्पित माँ बाप हैं। पूरे समय आपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। तो बेसबॉल के प्रति आपका जो ये रुझान है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्यों और कैसे हुआ? तो बेसबॉल स्पेसिफिकली तो ऐसे हमने कुछ चूज नहीं किया था, लेकिन जब बच्चे छोटे थे हमारे, तो हमने हमने उनको इनकरेज किया कि बाहर जाके खेलें। तो उनको सब स्पोर्ट्स से हमने उनको अवगत कराया, चाहे बास्केटबॉल था, चाहे फुटबॉल थे, चाहे बेसबॉल था। तो हमारे बच्चों को शुरू से ही बेसबॉल में काफी रुचि आई। थोड़ी हाँ इसलिए हाँ। भी बिकॉज हम घर पे ड्राइवे पे क्रिकेट खेला करते थे, और बेसबॉल कुछ कुछ मिलता है क्रिकेट से। हाँ, मिलता है। तो मेरे बच्चों को शुरू से ही बेसबॉल रुचि आई, हमने भी उनको सपोर्ट किया। हाँ तो हाँ। उनको लेके जाना, उनको खिलाना। तो लकली लकली वो अच्छा खेलते गए, आगे बढ़ते गए। फिर दोनों दोनों ने कॉलेज में खेला,
मेरा छोटा वाला अभी कॉलेज में खेलता है, बड़े वाले ने कॉलेज में खेला और फिर उसके बाद प्रोफेशनली भी खेल रहा है। तो वो एक जर्नी उनकी थी, उनकी रुचि उसमें थी, बट हमने उनको सपोर्ट किया। तो एज अ फैमिली आई थिंक हम सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट भारतीय भोजन कौन सा है, और नॉर्थ कैरोलिना में आप कौन से रेस्टोरेंट को सब दर्शकों को रेकमेंड करेंगे? सबसे फेवरेट भोजन तो हमारा पंजाबियों के छोले भटूरे होता है। अच्छा। तो नॉर्थ कैरोलिना में भी, शार्लेट में भी काफी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट वो टेस्ट तो नहीं है जो हमको इंडिया में मिलता है हमें। लेकिन फिर भी एक दो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जाके हम ओकेजनली इंडियन खाना एंजॉय करते हैं। कोई एक दो का नाम बताइए दर्शकों को। यहाँ पे एक ब्लू ताज के नाम से एक रेस्टोरेंट है लोकल हमारे शार्लेट में, जिसका खाना हम अक्सर जाके एंजॉय करते हैं। आप एक प्रवासी भारतीय हैं और भारत से आपका बहुत ही जुड़ाव है। हमें कोई ऐसी बातें बताइए जो आप करते हैं, भारत को योगदान किस तरह से देते हैं? हाउ डू यू गिव बैक टू योर मदरलैंड? तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें भारत की एजुकेशन ने बहुत कुछ दिया। जो हम आज हैं उसका सारा मोस्टली श्रेय मैं माता पिता को और अपने भारत को और एजुकेशन देता हूँ। तो मेरा प्रथम जो कर्तव्य बनता है वो ये है कि जो यंगस्टर हैं इंडिया में, काफी लोग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मदद करता हूँ किसी तरीके में, चाहे उनको केयर एडवाइस देने के लिए, चाहे उनको काउंसलिंग करने के लिए, चाहे उनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, एक तरीके से अपनी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये है कि काफी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, आपको पता है इंडिया से, उनको जरूरत पड़ती है सपोर्ट की, इंडियंस को कई बार वो अपने आप को अकेला पाते हैं। उनसे मैं काफी जुड़ा हूँ, उस समाज से काफी जुड़ा हुआ हूँ। और फाइनली हम काफी हमारे जो कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो सारे इंडिया में खोलता हूँ मैं, ताकि यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिले नया काम करने के लिए, नया टैलेंट दिखाने के लिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मैं एनफ करता हूँ और करता रहूंगा, बट कुछ प्रयास मैं जरूर करता हूँ टू गिव बैक टू सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। सारे भारत के युवक युवती आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू सो मच विकास फॉर कमिंग टू आवर शो, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के जीवन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार।